जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा। मैं आपको बैंकिंग एग्जाम्स के लिए क्वांट पढ़ाता हूं। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी कैसे करनी है, पर उससे पहले एक सवाल खड़ा होता है कि आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी करनी भी है कि नहीं। क्या आईबीपीएस पीओ प्री के अटेम्प्ट इतने थे कि हमें तैयारी आगे बढ़ानी है? तो उसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें बोला गया था कि अगर आपके 40 से ऊपर अटेम्प्ट है तो आप इस स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाइए, मेंस की तैयारी करनी शुरू कीजिए। उसके दो कारण हैं। मैं यहाँ श्योरिटी नहीं ले रहा हूं कि 40 से ऊपर अटेम्प्ट है तो क्लियर हो ही जाएगा। 40 से ऊपर अटेम्प्ट है तो मैं ये बात कह सकता हूं कि आपने ठीक ठाक एक डिसेंट तैयारी की है। और अगर आपने डिसेंट तैयारी की है तो आइडियली प्री के बाद आप रिवीजन करेंगे और मेंस का कंटेंट सॉल्व करेंगे तो इसको आपको आगे फायदा मिलेगा। ठीक है। अब कहने को कुछ बच्चे 60 अटेम्प्ट करके भी क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि एक्यूरेसी बहुत खराब होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक एक्यूरेसी थी, बट एक्चुअल में सिली मिस्टेक्स हो गई होती हैं। तो यहां पे समझदारी है आपकी तैयारी का ढंग से इवैल्यूएशन करने का। आपको लग रहा है कि मैंने ठीक ठाक तैयारी की थी, मैं पेपर मेरे शिफ्ट के हिसाब से जो डिफिकल्टी थी या मुझे जो पेपर लगा उस हिसाब से मैं काफ़ी डिसेंट अटेम्प्ट करके आया हूं या करके आई हूं, तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने 40 वाला फैक्टर रखा था जो आपकी तैयारी को सही तरीके से दर्शा रहा है। ठीक है। तो आपकी तैयारी ठीक है, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं और आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, विन विन सिचुएशन है अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो। अगर आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता है, तो भी अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आगे की एग्जामिनेशंस की तैयारी बेहतर होगी। बट अगर आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है तो आप ये फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप मेंस के लिए तैयार हो जाओगे। इधर केसेस में अगर आप तैयारी नहीं करते हो इस तरीके से तो आपका नुकसान ज्यादा बड़ा है। तो पूरे फोकस के साथ समझिएगा कि आपको आगे आने वाला 1.5 महीना किस तरीके से बिताना है। मैंने काफी ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश की है, हर छोटे पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। फोकस रखिएगा। इस साल आपके पैटर्न में बदलाव हुआ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जहां 35 मार्क्स के बदले 35 क्वेश्चंस के बदले 60 मार्क्स मिलते थे, इस बार आपको 35 क्वेश्चंस के बदले 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस हिसाब से होगा कि 15 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के आएंगे और 20 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के आएंगे। कई बच्चे इतना सा सुनते ही एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि फिर तो सही है, ये 20 नंबर तो मैं निकाल सकता हूं, ये आसान वाले होंगे, ये डिफिकल्ट वाले होंगे। एक तो ये परसेप्शन आपकी मैं शुरू में ही तोड़ना चाहता हूं, ये मिथ आपका बस्ट करना चाहता हूं शुरू में कि 2 नंबर के सवाल मुश्किल हो ये जरूरी नहीं है और 1 नंबर के आसान हो ये जरूरी नहीं है। आसान और मुश्किल हर एक पर्सन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे डिपेंड करता है। आपकी किस टॉपिक में स्ट्रेंथ है, किस टॉपिक पे वीकनेस है, आपकी डीआई ज्यादा स्ट्रांग है कि आपका अरिथमेटिक ज्यादा स्ट्रांग है, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपको ऐसी परसेप्शन बना के पेपर की तैयारी शुरू नहीं करनी है, ना ही पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करना है। आज के इस सेशन को मैं अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। यहां पे मैं स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी है, मॉक टेस्ट कब देने हैं, मॉक टेस्ट किस तरीके से देने हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पेपर किस स्टाइल से अटेम्प्ट करना है उसकी तैयारी और उसकी प्रैक्टिस आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी। वो मैं इस पूरी डिस्कशन के बाद, प्राइमरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के बाद सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो समझदार वही होगा जो इस पूरी वीडियो को पूरा अच्छे से देखेगा। अगर आप बीच में आधी अधूरी वीडियो देखना चाहते हो, आप वीडियो यहां तक भी छोड़ दो, आगे भी मत बढ़ो, छोड़ दो यहीं पे वीडियो, मत देखो आगे। क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे आपका परसेप्शन सही से डेवलप नहीं होगा तैयारी का। मैं भी आधी अधूरी चीज में अब बताऊं, कुछ चीज में लास्ट में बताऊं जो कंप्लीट हो रही हो। आधा अधूरा ज्ञान नुकसान ज्यादा करता है, फायदा कम करता है। 35 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलने वाले हैं। 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स यहां पे आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होने वाला है। इसके साथ आपके पेपर में किस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आपके पेपर में आप देख पाएंगे कि ग्राफ वाली डीआईज, ठीक है, कुछ कन्वेंशनल ग्राफ्स होंगे, बार पाई ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। कोई नया डिजाइन भी देखने को मिल सकता है आपको पेपर में, कुछ अलग तरह का हटके ग्राफ भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि उसने फनल भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, किसी समय फनल भी आया था। स्कैटर चार्ट भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, किसी समय पे स्कैटर भी आया था। किसी अलग अलग तरह के डिजाइन उसने पेश किए हुए हैं, तो आपके टाइम पे वो एक अलग डिजाइन डाल सकता है, एक अलग एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो आपके पेपर में आपको अच्छे अच्छे ग्राफ्स देखने को मिलेंगे, प्यारे प्यारे लॉजिक्स देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा आपको वेरिएबल का यूसेज देखने को मिलेगा। अरिथमेटिक को वो अच्छे लेवल पे अच्छे लॉजिक के साथ यूज करेगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी देखने को मिलेंगी और कुछ हद तक नंबर सिस्टम की भी झलक आपको देखने को मिलेगी वहां पे। आपके पेपर में इन सब फंडामेंटल्स का इस्तेमाल इस फॉर्म में होगा जहां आपको ग्राफ वाली डीआईज देखने को मिलेंगी, केसलेट्स देखने को मिलेंगी, डेटा सफिशिएंसी के सवाल देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और डीआई में भी पूछे जा सकते हैं।
क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन अगेन अरिथमेटिक के डायरेक्ट क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और डीआई में भी पूछे जा सकते हैं। फिलर्स के क्वेश्चन अगेन सेम, एंड मैच द फॉलोइंग और डायरेक्ट अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स। इस तरह के सवालों से आपके, इस तरह के टाइप से आपके 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। ये सब आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, इस तरीके के सवाल आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। अब बात आती है लास्ट ईयर क्या हुआ था सर, लास्ट ईयर कब क्या सिचुएशन थी पूरी की पूरी, लास्ट ईयर का आईबीपीएस पीओ मेंस के पेपर में कैसा रहा था। लास्ट ईयर के आईबीपीएस पीओ मेंस के पेपर में 35 क्वेश्चंस थे, 60 मार्क्स के थे, जिसमें से 25 क्वेश्चन 2 मार्क कर आए थे और 10 क्वेश्चन 1-1 मार्क के आए थे, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन था लास्ट टाइम। और जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 66.5 गई थी, और बाकी कैटेगरीज की आप देख सकते हो। और इसी के हिसाब से जो जनरल में जो सेक्शनल कट ऑफ गई थी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, क्वांट, डिस्क्रिप्टिव की, वो ये गई थी, ठीक है। अब पास्ट के पेपर्स को लेके एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की जा सकती है, कोई डिपेंडेंसी नहीं रखी जा सकती कि इसके जैसा कुछ इस साल भी होगा। क्योंकि अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ 2.25 देख पा रहे हो, उससे पिछले साल ये 7.5 7.75 के आसपास थी। तो वो तो पेपर का लेवल और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है कि वो पेपर को कितना अच्छे से डिकोड कर पा रहे हैं, या उनके हिसाब से सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या उनको पेपर कैसा लग रहा है, या पेपर किस लेवल का पूछा गया है। ये सारे फैक्टर्स मिला के ये कट ऑफ डिसाइड करते हैं, जो कहीं से भी इंडिकेटिव नेचर में नहीं है कि 2025 में क्या आएगा। तो एक बेसिक समझ के लिए आप पिछले साल को कंसिडर कर सकते हो कि ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहा था लास्ट ईयर, बट इस साल बदलाव आया है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको पेपर में आपका कुल मिला के आप देखोगे तो आपका जो पेपर है 225 मार्क्स आपके होते हैं उस पेपर में। अब 225 मार्क्स में से आपको कितने टारगेट करने चाहिए। लास्ट ईयर जो कट ऑफ है 66.5 के आसपास है, कट ऑफ लगभग इन्हीं नंबरों के आसपास रहती है, 60, 70, 75, 65, 60, इसी नंबरों के आसपास कट ऑफ रहती है। पर आपको एक कहां तक अपना गोल लेके चलना चाहिए जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो बेटा कई बच्चे बोलेंगे 80-90 तक गोल रख लेते हैं, ठीक रहेगा सर। बेटा मैं आपको बोलूंगा आप कोशिश करो कि आपके नंबर 100 से ऊपर जाएं, 100 से ऊपर जाएं आपके नंबर, आप ये गोल रखिएगा। कारण उसका क्या है कि मैं चाहता हूं कि आप मेंस में ज्यादा नंबर लेकर आओ, जितनी कट ऑफ है उससे 20, 25, 30 नंबर ज्यादा लेकर आओ। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको इंटरव्यू में एज मिलने वाली है, क्योंकि फाइनली जो फाइनल सिलेक्शन होता है जिस कट ऑफ के बेसिस पे, वो कट ऑफ डिसाइड होती है मेंस प्लस इंटरव्यू पर, ठीक है। मेंस प्लस इंटरव्यू के कंबाइंड मार्क्स की एक रेशो ली जाती है, ठीक है। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बस ये समझिए कि आपको मेंस में कोशिश करनी है कि जहां तक कट ऑफ जा सकती है, 70-80 नंबर तक कट ऑफ जा सकती है, तो आपके मॉक टेस्ट में आपको कोशिश करनी है कि मैं 100 तक लूं, 100, 105, 110 तक अपने मार्क्स को ले जाने की कोशिश करूं, वहां तक का गोल रखूं। जब वहां तक के गोल रखोगे, आप पहुंचने की कोशिश करोगे, पहुंच भी जाओगे काफी क्लोज तक। फायदा क्या होगा, जब आप लगभग 90, 100 ये नंबर लेके आते हो ना, तो आपके पास एक एडवांटेज होती है कि आपके मेंस में ज्यादा मार्क्स हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। तो फाइनल अगर इंटरव्यू के दिन कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है, कुछ किसी तरीके से एक्सपेक्टेशन से कम भी हो जाता है आपसे इंटरव्यू में कुछ, तब भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मेंस में मैं आपको बोलूंगा इसको एक गोल्डन मोमेंट की तरह लेके चलो। इस मेंस के पेपर को आपने पूरी शिद्दत से पूरा जोर लगा के करना है, बहुत अच्छे से समझ आपको आनी चाहिए। अब मैं बेसिक एजम्पशन आपके साथ में ये रख रहा हूं कि आप यहां पे बेसिक्स अच्छे से पढ़ के बैठे हो, आपने बेसिक्स अच्छे से किए हुए हैं। तो बेसिक्स अच्छे से किए हुए हैं ना, तो एक छोटी सी चीज जो मैं आपसे चाह रहा हूं कि रिवीजन आगे 45 दिन है आपके पास। 12 अक्टूबर को ये मेंस का पेपर अभी टेंटेटिव डेट पर है, लगभग इन्हीं दिनों के आसपास होगा, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट 12 अक्टूबर के आसपास पेपर होगा आपका ये। अब 12 अक्टूबर के आसपास पेपर होगा, लगा के चलो उससे 15 दिन पहले, 12 से 15 दिन पहले आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिवीजन आपको तब तक, जब तक आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, एटलीस्ट 2 बार सब कुछ रिवाइज कर लेना है। मतलब परसेंटेज से लेके प्रोबेबिलिटी तक और डीआई के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स सारे के सारे आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। मैं यहां पे बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप 25 से 30 मार्क्स तक जा सकते हो मात्र 45 मिनट में, जो आपको क्वांट में दिए जा रहे हैं। और अगर आप 25 से 30 नंबर क्वांट में निकाल सकोगे, तो इसी तरीके से कुछ आसपास के नंबर अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी ले जाओ, तो आप पहुंच सकते हो 100 नंबर तक, जो पॉसिबल है, ठीक है। एक और छोटी सी चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, यहां पे ना आपके 1 से 2 सब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो आप 1 से 2 सब्जेक्ट्स को मॉडरेट या फिर कमजोर स्थिति में भी आगे बढ़ा सकते हो। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है जिससे मेरी 2-3 दिन पहले ही बात हो रही थी, उसकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी है कि उसके प्री में फुल मार्क्स आते हैं, और मेंस में भी वो 70 से 80% या उससे भी ज्यादा नंबर कई बार निकाल लेता है।
तो वहां पे उसका अभी मैथ्स का सिलेबस भी ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने उसको सिंपल सा बोला कि तू अपनी तरफ से पूरी फाइट ले सकता है यहाँ पे, तो इंग्लिश के लेवल पे इंग्लिश के इसके साथ फायदा उठा के तो अपने बाकी सब्जेक्ट्स को वहां पे बैलेंस आउट कर सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, अगर आपकी तैयारी कहीं से भी कमजोर है, किसी सब्जेक्ट की अगर कमजोर तैयारी भी है, तो आप बाकी सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन बना सकते हो। अगर बेहतरीन है कोई सब्जेक्ट तो उस चीज को आप वहां पे कर सकते हो, बैलेंस आउट कर सकते हो। ठीक है, आप वापस आते हैं इस बात पे। तो हमारा गोल यहां पे होने वाला है क्वांट के अंदर कि हम 25 से 30 नंबर मतलब 50% से ज्यादा जाने की कोशिश करें हम ओवरऑल पेपर में। अब उसके लिए मैं आपको जो सिचुएशन रखने वाला हूं आप सभी के सामने, आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। अभी आगे आपके पास लगभग 6 हफ्ते हैं तैयारी करने के, वीक 1 वीक 2 हम हफ्तों के हिसाब से बात करेंगे यहां पे। जब आपके फंडामेंटल्स रिवाइज होते रहेंगे ना, तो एग्जामिनर अगर कोई ऐसी चीज भी यूज करता है जो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कि मान लो मैंने अब 2 दिन पहले एक डीआई कराई थी, अगर आपने नोटिस की हो, जब सामने से सामने बुलेट फायर हुई है, इधर से एक पर्सन आ रहा है, फिर दूसरी बुलेट फायर हुई है, फिर उसको थोड़ा सा पहले सुनाई दे जाती है वो, क्योंकि वो उसी की तरफ बढ़ रहा है आगे या उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको थोड़ी देर बाद सुनाई देगी। जो गैप ऑफ बुलेट फायरिंग होगा उससे भी ज्यादा लेट सुनाई देगी उसको। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही मतलब होता है ना कोने में, मतलब काफी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चा कहता है कि शायद ही आ जाएगा पेपर में, ही थोड़ी ना आ जाएगा। डिसऑनेस्ट सेलर शायद ही आ जाएगा पेपर में, थोड़ी ना आ जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर्स का क्वेश्चन शायद ही आ जाएगा, इस पे डीआई थोड़ी ना आ जाएगी। तो बेटा वो किसी भी डीपर कॉन्सेप्ट पे जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप हर एक छोटी बड़ी चीज को ढंग से रिवाइज करो, किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है पेपर के अंदर। मैंने द मैथ्स हीरो को इतना ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है कि आपको अगर आप ढंग से रिवीजन कर लो तो आपके दिमाग में हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो रहेगी रहेगी। जब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी और एक अच्छी मीन्स की प्रैक्टिस रहेगी, तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी तरह का मीन्स का सवाल बड़े ही कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर पाओगे। आगे की चीज जो है यहां पे, जो मैं आपके सामने समझने रखने वाला हूं, आपको क्या करना है, जो 6 वीक्स हैं आपके प्रिपरेशन के, उसमें आपका जब पहला हफ्ता है, अब मैं 2 कैटेगरी यहां पे डिवाइड कर रहा हूं। एक बच्चा जो पुराना बच्चा है, जिसको आज से 3 4 5 महीने पहले 6 महीने पहले ये समझ आ गई थी कि प्री और मेंस एक साथ चलना है। जब जब मैं मेंस पढ़ा रहा था, अभी प्री की नोटिफिकेशन भी नहीं आई थी, मैं तब से मेंस पढ़ा रहा हूं आपको। और जब मैं तब मेंस पढ़ा रहा था, तब बच्चे पूरे इंटरेस्ट के साथ जो पढ़ रहे थे उनको मैं ओल्ड बच्चे बोल रहा हूं। तो जो ओल्ड बच्चे हैं वो वीडियो क्लासेस करते रहिए, पुरानी भी और नई भी, पेड भी और फ्री भी वीडियो क्लासेस करते रहिए। और साथ में अपना स्टडी मटेरियल से भी सॉल्व करते रहिए। स्टडी मटेरियल में पीडीएफ्स आ जाती हैं, मॉक टेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जो हैं, पीडीएफ जो हैं, उनके थ्रू सॉल्व करते रहिए, साथ में वीडियो क्लासेस से भी करते रहिए। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वीडियो क्लासेस, जब अब जो पुराने बच्चे हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि पॉज करके आप पहले कंटेंट डीआई सॉल्व कर लो, फिर प्ले करके उसका सॉल्यूशन देख लो, 2x पे सॉल्यूशन देख लो, टाइम सेव कर लो। तो इस तरीके से आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस को। बट जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने मेंस थोड़ा बहुत ही पढ़ा है या पिछले 1 डेढ़ महीने से पढ़ा है, अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया मेंस को लेकर, अभी आप सिर्फ वीडियो क्लासेस से करो। अभी सिर्फ वीडियो क्लासेस से पढ़ो। आप क्वेश्चन देखो, पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर वीडियो प्ले करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो। अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ टाइम आपको दिक्कत आएगी। इवन जब आपका वीक 2 भी आएगा, तो नए बच्चे जो स्टडी मटेरियल जो ऑन योर ओन है, जिसमें हैंड रिटन, जहां पे प्रिंटेड सॉल्यूशन मिलेंगे, जहां पे एक टीचर नहीं खड़ा होगा पढ़ाने के लिए। स्टडी मटेरियल का यही तो इशू होता है ना कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका एक्सप्लेनेशन आपको टाइप्ड फॉर्म में मिल रहा है, कन्वेंशनल फॉर्म में मिल रहा है, वहां टीचर नहीं बैठा समझाने के लिए, तो उसकी समझ पैदा करने में टाइम लगता है थोड़ा। तो वहां पे जो स्टडी मटेरियल है उसको आप कम प्रेफर करो। इवन वीक 2 में भी ज्यादा कोशिश करो वीडियो क्लासेस के थ्रू पढ़ने की। हाँ, वीक 3 से आप दोनों चीजें एक साथ चला सकते हो, तब तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अभी आप जब नए हो ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे फिर भी आप लगे रहो, आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे फिर भी आप लगे रहो। आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा, आप 2 बार, 3 बार, 4 बार देखो, समझो। शुरू मेंस की तैयारी क्यों डिफिकल्ट होती है बच्चों के लिए? क्योंकि वो सरवाइव ही नहीं कर पाते। वो जिद्दीपना चाहिए, नहीं समझ आ रहा मैं दोबारा देखूंगा, नहीं समझ आ रहा मैं तिबारा देखूंगा, नहीं समझ आ रहा मैं चौथी बार फिर देखूंगा। वो जिद्दीपना चाहिए। मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा, कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशन देख के फिर दोबारा कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। मुझसे नहीं हो रहा, मैं तीसरी बार फिर ट्राई करूंगा, फिर चौथी बार ट्राई करूंगा, फिर सॉल्यूशन देखूंगा, फिर दोबारा ट्राई करूंगा, फिर अगला सेट ऐसे ही दोबारा करूंगा, बार बार करूंगा। वो जिद्दीपना और वो पेशेंस चाहिए। सिर्फ 10 से 15 दिन सर्वाइव कर जाओ इस चीज के साथ, उसके बाद तुम्हारी जो प्रोग्रेस होने लग जाएगी, तुम कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, क्वेश्चंस होने लग जाएंगे, तुम आगे बढ़ने लग जाओगे। ठीक है। और हाँ, शुरू के 3 हफ्ते, 6 हफ्ते है ना, शुरू के 3 हफ्ते आप जज मत करो, बिल्कुल भी जज मत करो कि मैं बिल्कुल एग्जाम लेवल कंटेंट करूं। सर ये वाला तो मुश्किल डीआई है ना, ये मैं पेपर में थोड़ी ना सॉल्व करूंगा।
तो इसको मैं छोड़ देता हूं, इसको मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता। ये परसेप्शन हटा दो। शुरू के 3 हफ्ते होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत बढ़ाने के ऊपर। शुरू के 3 हफ्ते आप मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल का कंटेंट दबा के सॉल्व करो, बहुत अच्छे से सॉल्व करो। जितना ज्यादा आप अपने मेंस आईक्यू, अपने मैथ्स आईक्यू को बढ़ा पाओगे, जितना ज्यादा आप अपनी थॉट प्रोसेस को बढ़ा पाओगे। आज की हमारी क्लास का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है थॉट प्रोसेस। आज की हमारी अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस ये हमने जितनी अच्छी कर ली, हमारा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज मैंने सुबह एक मजाक में एक शब्द बोला था क्लास के अंदर कि देखो, तुमने बिल्ली के गले में घंटी बांधना तो सुना है, आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर है हाथी के गले में घंटी बांधना। और हाथी के गले में घंटी बांधनी है ना, तो आपको थॉट प्रोसेस अपनी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, और वो कैसे एनहांस करनी है इसके ऊपर अभी मैं आपसे बड़ी डिटेल में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो मेंस आईक्यू, मैथ्स आईक्यू, आपकी थॉट प्रोसेस ये बेटर होगी जब आप मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का कंटेंट सॉल्व करोगे। रियल एग्जाम लेवल कंटेंट सॉल्व करने की जिद करना चौथे, पांचवें और छठे हफ्ते में। शुरू के 3 हफ्ते अभी आप इन्हीं चीजों पे निकालो कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंटेंट, जहां दिमाग ज्यादा से ज्यादा लग रहा है, लॉजिक ज्यादा से ज्यादा लग रहा है, इवन कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही है काफी, सब करो। ये तुम्हें ताकतवर बना रही है, तुम्हें असली लड़ाई लड़ने के लिए ताकतवर बना रही हैं। अगर किसी ने वेट लिफ्टिंग कंपटीशन करना होता है ना, तो वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा वेट की प्रैक्टिस करके जाता है, क्योंकि पता होता है जब रियल कंपटीशन आएगा ना, उस समय स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, बहुत फैक्टर्स होंगे जो मेरी एफिशिएंसी गिराएंगे। तो अगर मुझे वहां 100 किलो उठाना है ना, तो मैं 110 किलो की प्रैक्टिस करके जाऊंगा। तो यहां पे हम अपनी मेंस आईक्यू, अपनी ताकत को बढ़ा के इतना जाएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके हमें क्वेश्चन आसान लगें। बट ऐसा सारा टाइम नहीं करना, बस शुरू के 3 हफ्ते, उसके बाद हम धीरे धीरे मूव करेंगे रियल एग्जाम लेवल कंटेंट की तरफ। ठीक है, चलिए, ये पेज पे जो बातचीत थी वो मैंने की आपके साथ, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। उसके बाद अगली चीज, एक सवाल आता है आपके पास, दो चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं मैं आपके सामने। हाउ मच एंड हाउ मेनी, ये मन में आता है काफी सारे बच्चों के। सर कितना कंटेंट, कितना कितना कंटेंट सॉल्व करें? कोई है क्या सर, दिन में 5 DI कर लूं, दिन में 10 DI कर लूं? बेटा, इस समय ना जो सिचुएशन है ना, वो है ऐसी सिचुएशन। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। एक बच्चा जिसकी ज़रूरत बहुत बड़ी है, वो दिन रात लगा हुआ है, दिन रात मतलब खाने, वॉशरूम जाने, नहाने के अलावा वो बाकी सब टाइम पढ़ने को ही दे रहा है। वो 6 घंटे सो रहा है, बाकी टाइम पढ़ ही रहा है। खाने का पूरे दिन का 1 घंटा अलग कर लो, वॉशरूम का पूरे दिन का आधा घंटा अलग कर लो, नहाने का आधा घंटा और अलग कर लो, तो 2 घंटे और ये 8 घंटे हटा दोगे तो दिन के 15-16 घंटे पढ़ रहा है वो, 15 से 16 घंटे। अब उस टाइम पे वो पढ़े ही जा रहा है। तो अगर आपको किसी ऐसे बच्चे से कंपटीशन करना है जो इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपको ये गिनती में नहीं लाना कि कितना इनफ रहेगा। सर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इनफ रहेगा। बट एक छोटा सा फैक्टर मैं डालना चाहूंगा, मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है जब आप तैयारी कर रहे होते हो, और मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड होती है फिजिकल हेल्थ से भी। तो दिन में 15 से 20 मिनट कोई भी छोटी मोटी एक्सरसाइज जरूर करो। इससे आपकी सोचने की क्षमता बेटर होगी, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, तो दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ये जरूर करो। दिन में आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट जितना निकाल सको, जॉगिंग कर लो, चाहे आप बैडमिंटन खेल लो, चाहे आप जाके योगा कर लो, चाहे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर टाइप ऑफ फिटनेस एक्सरसाइज एंड एनीथिंग यू वांट टू डू, आप करो। बस 20-25 मिनट, आधा घंटा दिन में जरूर निकालो उस चीज के लिए, आपकी पूरे दिन की एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये बात तो आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है थॉट प्रोसेस की। बेटा, जब आप कंटेंट सॉल्व कर रहे होते हो ना, चाहे आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप क्लास में सॉल्व कर रहे हो, आपको ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा ध्यान ज्यादा लेके जाना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा है उसको आप क्या बोलना चाहोगे? इजी लॉजिक लग रहा है, मीडियम लॉजिक लग रहा है, या डिफिकल्ट वाला लॉजिक लग रहा है? मतलब लॉजिक क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा था, लॉजिक क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा था, कि कम सोचना पड़ रहा था, कि कैसे चल रहा था? इस चीज को चेक करो, इस चीज को एनालाइज करो। चाहे आप जो पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, चाहे क्लास में हो, इट विल रफली टेक अ मिनट। ठीक है, ये चीज चेक करने के लिए लॉजिक कितना डीप था, इजी मीडियम या डिफिकल्ट, इजी मीडियम या हार्ड, कैलकुलेशन कितनी इन्वॉल्व थी, बहुत कैलकुलेटिव था या थोड़ी बहुत मिनिमलिस्टिक कैलकुलेशन थी या मॉडरेट कैलकुलेशन थी, डेटा एक्सट्रैक्शन शुरू में जो करना पड़ रहा था वो मिनिमलिस्टिक था
या बहुत ज्यादा था या मॉडरेट था, उसकी कॉम्प्लिकेशन का स्तर क्या था। और चलो डेटा निकाल लिया जितना निकालना था, उसके बाद अलग से क्वेश्चन पे कितनी मेहनत हो रही थी, क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, इनडायरेक्ट थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, लॉजिकल थे, किस लेवल पे थे। इन 4 फैक्टर्स पे आप अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप करो। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी डीआई को सॉल्व कर रहे हो तो चाहे सॉल्व करने से आप अभी तो जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो ये चारों चीजें चेक करो पोस्ट सॉल्विंग। सॉल्व करने के बाद आप ये चारों चीजें एनालाइज करो उसकी, ये चारों चीजें जो हैं किस किस लेवल पे थी। जब आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे ना, धीरे धीरे जब आप 50 60 70 डीआईज कर लोगे या सेट्स कर लोगे या अरिथमेटिक्स कर लोगे, तो अच्छे खासे क्वेश्चन कर लोगे, तब नेचुरली आप डीआई देख के ये चीजें पहचानने लगोगे कि इसमें ये चारों फैक्टर्स किस हिसाब से काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं तुम्हारी थॉट प्रोसेस उस लेवल पे पहुंच जाए कि तुम क्वेश्चन को देखते ही जज कर लो कि ये करने वाला सवाल है कि छोड़ने वाला सवाल है। ये खेल नहीं है डिसाइड करना, मैं सवाल को देखते ही बता देता हूं। तुम चाहते हो आशीष सर आके एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके हमें बता दो कि कैसे देखना है, अरे नहीं, जो मैंने थॉट प्रोसेस बिल्डअप की है वो तुम मुझको देख के थोड़ी ना सीख जाओगे, वो तुम्हें खुद से डेवलप करनी पड़ेंगी। और उसके लिए तुम्हें ये 4 फैक्टर्स खुद से चेक करने पड़ेंगे, तुम्हें ये 4 फैक्टर्स खुद से एनालाइज करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें समझ आने लगेगा कि ये क्वेश्चन को देख के कैसे पहचाना जाता है कि मुझे अभी इसको हिट करना चाहिए या बाद में हिट करना चाहिए या स्किप ही कर देना चाहिए। गॉट माय पॉइंट। तो बेसिकली आपका पैरेलल वर्क क्या चलेगा, जब आप अभी पीछे आपको बताया ना मैंने कि विदाउट जजमेंट, कोई जज किए बिना आप प्रैक्टिस करते रहो। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना मेंस आईक्यू अपना मैथ्स आईक्यू बिल्डअप कर रहे हो, साथ साथ अपनी थॉट प्रोसेस भी बिल्डअप कर रहे हो। ये काम सारा एक साथ चलना चाहिए, ये एक पैरेलल वर्क है जो आपकी तैयारी को राइट डायरेक्शन में एनहांस करता है। उसके बाद अब मैं आगे लेके जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आप सभी को, और वो मैं आपको बोलना चाहूंगा। ये अभी तो मैं क्या कर रहा हूं ना, ये बातें सिर्फ थ्योरेटिकल मैनर में कर रहा हूं। सैटरडे को सुबह 10 बजे मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा आईबीपीएस पीओ मेंस का। आईबीपीएस पीओ मेंस का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। एसबीआई पीओ मेंस वाले बच्चे भी आइएगा, बिल्कुल सिमिलर ही लेवल होता है। पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, पूरे 35 सवाल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और उसमें आपको ये सारी चीजें बताऊंगा भी सही कि किस तरीके से की जाती हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ और रिमाइंडर ऑन कर लो उसका, बहुत जरूरी है। पूरा पेपर में एक्चुअल में आपको बताऊंगा कि सॉल्व किया कैसे जाता है, वो जो थॉट प्रोसेस मैं डेवलप कराऊंगा आपकी। उसके बाद आपको अब आगे मॉक टेस्ट तो देना ही है, बिना मॉक टेस्ट के बिल्कुल भी गति नहीं है। मॉक टेस्ट आपको एक्चुअल में रियल एग्जामिनेशन की जो सिचुएशन है उससे लड़ना सिखाएंगे, ठीक है। तो रियल एग्जामिनेशन की जो सिचुएशन है उससे आपको लड़ना अगर आपने सीखना है ना, तो आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। और मॉक टेस्ट देने, अब कई बच्चे क्या करेंगे, अब रोज मॉक टेस्ट देने बैठ जाएंगे हर दूसरे दिन, ऐसे नहीं करना। आपका फोकस होना चाहिए अभी अपने आप को ताकतवर बनाने में, वीडियो क्लासेस के थ्रू, पीडीएफ कंटेंट के थ्रू आप खुद को ताकतवर बनाओ, आपके आईक्यू को बेटर करो, ठीक है। मॉक टेस्ट देते समय आपने पहले और दूसरे वीक में मात्र एक एक कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना है बस। पहले वीक केवल एक मॉक टेस्ट, दूसरे वीक केवल एक मॉक टेस्ट, और सेक्शनल मॉक टेस्ट भी हर एक का ईच लगाना है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सबका एक एक सेक्शनल मॉक टेस्ट। तो बेसिकली वीक के 2 मॉक टेस्ट हो गए, एक को आपने कंप्लीट लगा लिया, एक को आपको टुकड़ों में लगा लिया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वीक में भी एक को आपने कंप्लीट लगा लिया, एक को आपने टुकड़ों में लगा लिया। जब आपका दूसरा हफ्ता स्टार्ट होगा तो आप यही चीज 2-2 कीजिए, ठीक है। दूसरा और तीसरा और चौथे हफ्ते में आप क्या करो, दो कंप्लीट मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप, और 2 ही सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप। तो कुल मिला के 4 मॉक टेस्ट हो गए आपके दूसरे हफ्ते से। ये तो आपने टुकड़ों में लगा लिया, ये तो आपने चाहे रोज एक सेक्शनल लगा दो भाई, 4 सेक्शन है, आपने रोज एक एक सेक्शनल लगा दिया, ठीक है। और 2 आपने कंप्लीट मॉक टेस्ट लगा दिए। ये आपने वीक 3 और वीक 4 में ध्यान रखना है। वीक 5 वीक 6 के लिए मैं कोई डेटा नहीं लिखूंगा, जितना आपकी क्षमता हो, जितना ज्यादा आप लगा सकें, जितनी आपकी बड़ी भूख हो उस पेपर को क्रैक करने की, उतना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए लास्ट के 2 हफ्तों में, ठीक है। एक जो अब मैं यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन आपके सामने रखना चाह रहा हूं और आपको सिखाने वाला हूं कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, बहुत ही जरूरी है। तो प्लीज अपना फोकस थोड़ा बढ़ा दें, और अब जो मैं बात शुरू करने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुने। पेपर किस स्टाइल से अटेम्प्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू अटेम्प्ट आईबीपीएस पीओ मेंस पेपर, ठीक है। प्लीज पूरा फोकस रखना है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है। सबसे पहला स्टेप, 45 मिनट का आपका सेक्शन खुल चुका है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप सभी के सामने है। आप अपना पूरा का पूरा फोकस, बहुत ज्यादा अटेंशन रखते हुए शुरू के 2-3 मिनट लगाएंगे और आप पूरे के पूरे पेपर को स्कैन करेंगे कि पूरे पेपर में क्या क्या एग्जामिनर ने डाला है।
क्या क्या अरिथमेटिक डालें, क्या डेटा सफिशिएंसी, क्या Q1 Q2, क्या फिलर, क्या मैच द फॉलोइंग, क्या डीआई, क्या केसलेट, कौन से ग्राफ, कैसे ग्राफ, क्या लेवल, सब चीजें आप 2-3 मिनट में एकदम अटैकिंग मोड में एनालाइज करेंगे। सबसे पहला काम ये होगा आपका। उसके बाद साथ साथ आप अपना एक मेन पेपर अपने पास जो रखेंगे सबसे ऊपर वाला, उसके अंदर एक ऊपर बॉक्स बना देंगे, एक डब्बा बना देंगे, और उस डब्बा बनाते ही आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लिखना चालू करेंगे। जो जो क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि इजी टू सॉल्व वंस हैं, ऐसे 10-12 नंबर के क्वेश्चन आपके जरूर होने वाले हैं। कुछ 3 से 4 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, कुछ 5 से 6 1 नंबर्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे 10-12 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपको जो लगेंगे निहायत ही आसान है इन 35 सवालों में, जो मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है और मैं इसको बहुत आराम से कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को नोट करना चालू करोगे। नोट करते समय एक स्टाइल फॉलो करिएगा। मान लो ये आपका पेपर है, आप जिस पे नोट कर रहे हो। मान लो आपने देखा आपको तीसरा क्वेश्चन आसान लगा, पांचवां क्वेश्चन आसान लगा, फिर 9वां क्वेश्चन आसान लगा, फिर आपने देखा 10वां क्वेश्चन तो इन सबसे भी आसान है, मतलब इन सबसे भी आसान, बिल्कुल हल्का है 10वां सवाल, तो यहां लिख दिया। फिर आप आगे बढ़े और आपको 17वां क्वेश्चन इजी लगा सॉल्व करना। ठीक है, फिर आपने देखा यार 19वां क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, उसको यहां लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपको 25वां क्वेश्चन आसान लगा, फिर आपको 28वां क्वेश्चन आसान लगा, फिर आपको दिखाई दिया कि 30th क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, उसको यहां लिख दिया, ताकि हमें पता हो कि हमें शुरू में 10 19 30 3 4 5 6 ये इस तरीके से जो बिल्कुल आसान वाले, क्योंकि जितने सवाल आप करते जाओगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस शूट होता जाएगा, और जितना कॉन्फिडेंस शूट होता जाएगा ना, कोई नहीं रोक सकता आपको। जितना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, हम मुश्किल से मुश्किल डीआई भी तोड़ लेते हैं, आपने चेक किया होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस पीक पे होता है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डीआई भी आपकी आसानी से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस ही है जो सारा गेम बदल देता है। तो इस तरीके से आपको पेपर में स्टार्ट करना है। ठीक है, इजी टू सॉल्व क्वेश्चंस को पहले पूरा लिखेंगे। एक मैंने डब्बा डाला हुआ, पूरा रेड कलर से आउटलाइन करके एक बॉक्स बनाया हुआ है, जिसको बहुत ध्यान से पढ़ो। डू नॉट स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर बिफोर स्कैनिंग इट कंप्लीटली। जब तक आप पूरा पेपर पहले से लेके 35 सवाल तक देख नहीं लेते, अपने 10 12 15 नंबर जो भी इजीली निकल रहे हैं उसको नोट डाउन नहीं कर लेते कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तब तक आप पेपर सॉल्व करना चालू नहीं करेंगे। अक्सर ऐसी गलती हो जाती है कि हमें 3-4 आसान सवाल दिखते ही हम पहले सोचते हैं ये कर लेंगे, उसके बाद पेपर स्कैन करने लगेंगे, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट करते करते पेपर के मायाजाल में ऐसा फंसते जाते हैं और किसी ना किसी डीआई या क्वेश्चन में इतना स्टक हो जाते हैं कि पता चलता है कि 4-5 इजी क्वेश्चन आए थे। मतलब लिटरली सेक्शनल कट ऑफ से ज्यादा हम मात्र उन सवालों से कर सकते थे जो हम देख ही नहीं पाए, इतने आसान आए हुए थे। तो ध्यान रखना है। एक और पता नहीं क्यों हम ईगो पे ले लेते हैं चीजें। हम समझते हैं कि यार इंग्लिश मीडियम वाले हम तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती, बट हमको जिद है कि इंग्लिश में पढ़ेंगे। अरे भैया 2 मिनट लगेगा, ऊपर ऑप्शन होता है लैंग्वेज बदलने का, हिंदी में चेंज करके पढ़ लो ना एक बार क्या लिखा हुआ है। क्या कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा अगर क्वेश्चन समझ आ जाता है। जो कई बार क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ आ रहा तो भाषा को थोड़ा तब्दील कर देता है। भैया इंग्लिश सबकी एक ही जैसी है, मेरी भी उतनी है, तुम्हारी भी उतनी है। हम अंग्रेजी के एक्सपर्ट लिमिटेड ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो कई बार अगर वो भाषा घुमाने लगता है तो हम फंसते हैं। मैं भी कई बार फंस जाता हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी के उस्ताद हैं हम, इंग्लिश हमने सीखी हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है, जितनी आती थी। तो कोई बात नहीं। अब अगर थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन देख के उसको बेटर समझ सकते हो तो समझ लो। उधर डाउट मत क्रिएट करो खुद के ऊपर। चलिए, तो पूरा पेपर आपने स्कैन कर लिया, जो डुएबल सवाल थे वो लिख लिए, सॉल्व कर लिए, पहला राउंड आपने कंप्लीट कर लिया। 10 12 15 नंबर निकल चुके हैं। समय है थोड़ा सा खुश होने का और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पुश करने का। ठीक है, उसके बाद आपने एक चीज का ध्यान और रखना है कि जो आपने पेपर पे क्वेश्चन मार्क किए हैं ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन मार्क किए हैं, जब तक ये सारे नहीं कर लेते, कोशिश तो कर ही लो एटलीस्ट। हो सकता है कि 27 25 तुम्हें मुश्किल लगाओ, बट आसान लगाओ, बट मुश्किल निकला, चलो कोशिश तो कर लिए ना। एक बार जब तक सारे क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं कर लेते, जब तक सारे क्वेश्चन कर नहीं लेते मार्क्ड क्वेश्चन, तब तक डू नॉट डिस्ट्रैक्ट। बीच में कोई रैंडम डीआई आ रही है तो खोल के करने मत लग जाना। पहले अपने नंबर निकाल लो, फिर ईगो सेटिस्फाई कर लेना बाद में। ईगो सेटिस्फाई करने के लिए घर पे बहुत काम है तुम्हारे पास, पेपर में जाके ये हरकतें मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है, अब तुम्हारा राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है, राउंड 2 पे आ जाओ। राउंड 2 पे क्या होगा बेटा, अब ये वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो तुमने पहली बार में नहीं उठाए, जो तुम्हें लग रहे थे कि स्लाइटली डिफिकल्ट है, या फिर तुम्हें लग रहे थे कि लेंदी हो सकते हैं बहुत ज्यादा, या तुम्हें लग रहे थे जिसका लॉजिक ही नहीं क्रैक हो रहा। अब यहां पे उन डीआईएस को तो गलती से भी टच मत करना और उन सेट्स को बिल्कुल भी टच मत करना जो तुम्हें लग रहे हो कि भैया बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हैं, डायरेक्ट सेट्स नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा इक्वेशंस इंड्यूस की गई हैं, थोड़े मोड़े वेरिएबल है जिसका लॉजिक क्रैक हो रहा है, वो बात अलग है।
कई बार दिख रहा होता है ना कि बहुत ही ज्यादा घुमा रहा है और मुझे अब ये सारी चीजें केसेस बनाने पड़ेंगे, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे और मैं नहीं क्रैक कर पा रहा, मैं नहीं डिकोड कर पा रहा। छोड़ दो भाई, एक्सपेरिमेंट नहीं करना। राउंड 2 के लिए भी तुम्हारे पास इनफ सामान होगा सॉल्व करने के लिए। राउंड 2 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें किए हुए लगेंगे बट लेंदी लग रहे थे, वो सॉल्व कर लो। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका एक बार या 2 बार में लॉजिक पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने लिखा था यहां पे कहीं, हाँ ये रहा। एक बार या दूसरी बार 2 रीडिंग दीजिए सबसे पहले। पहली बार में कई बार समझ नहीं आता मेंस का क्वेश्चन, दूसरी बार फिर रीडिंग दीजिए। और अगर पहली दूसरी रीडिंग बहुत तेज दे दी है आपने, बहुत जल्दी जल्दी दे दी है, तो एक क्विक थर्ड रीडिंग भी दे सकते हो आप। सेकंड राउंड की बात कर रहा हूं मैं। अगर स्टिल समझ नहीं आ रहा तो चौथी रीडिंग मत देना। मैं तो कई बार बोलूंगा अगर पहली और दूसरी बड़ी फोकस्ड रीडिंग थी तो तीसरी रीडिंग भी मत दो। पहली और दूसरी काफी फोकस्ड रीडिंग के बावजूद अगर समझ नहीं आया है तो तीसरी चौथी रीडिंग मत दो, वो क्वेश्चन छोड़ने वाला है। ठीक है, तो आप देखो जो डुएबल लग रहा हो, पहली और दूसरी रीडिंग में समझ आ जा रहा हो, और जो बेशक थोड़ा सा लेंदी हो, 1-1.5 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग भी रहा है उस सवाल पे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कर लो। मेंस में वैसे भी आप कैलकुलेटिव ज्यादा नहीं मिलेगा आपको ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स का यूज दिखेगा, आपको लॉजिक का यूज दिखेगा वहां पे। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एक जो अगेन मैं दोबारा मार्क करना चाहूंगा, गलती से भी ये परसेप्शन मत रखना कि 1 मार्क का है तो इजी होगा, 2 मार्क का है तो डिफिकल्ट होगा। जरूरी नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पर डिपेंड करता है। 1 मार्क के क्वेश्चन को अगर आप 1 मिनट में कर रहे हो और 2 मार्क के क्वेश्चन को अगर आप 1.5 मिनट में कर रहे हो तो फायदा यहां पे है ज्यादा। ठीक है, बाकी ये तो चाहे 2 मिनट में भी हो जाए चाहे 3 मिनट में भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। मेंस का पेपर है, हमें तो वहां पे एक 20-25 नंबर निकालने हैं 40-45 मिनट के अंदर। ठीक है, तो वहां पे समझदारी थोड़ी अलग तरीके से चलेगी, प्री जैसी नहीं चलेगी। वहां पे हमें पेशेंस रखना है, मन को शांत रखना है। एक बुरी आदत और ठीक करूं आपकी मेंस की, जब आप मेंस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो, पता नहीं किस घोड़े पे सवार होते हो। मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी 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 पढ़ना है, समझ नहीं आ रहा, 2-3-4 बार पढ़ना पड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई आराम से पढ़ लो यार, यू कैन इन्वेस्ट 20-30 सेकेंड्स ऑन रीडिंग द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। टाइम है वहां पे। प्रॉब्लम है आपकी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स और समझ की, अगर वो नहीं है तो पेपर सॉल्व नहीं होगा। मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स और मैथ्स की समझ अच्छी पैदा कर ली है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम दे दो, शांत होके पढ़ लो, टाइम दे के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नंबर निकालने हैं, हड़बड़ाहट नहीं करनी है वहां पे। उसके बाद अब जब आप मॉक अटेम्प्ट करोगे ना, ये वाले सारे के सारे जो मैंने आपको ये पूरा शेड्यूल बना के दिया मॉक टेस्ट का, ये जितने भी मॉक टेस्ट हैं ये आप अटेम्प्ट करोगे ना जब, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने स्ट्रेटेजी बोली है ना, जो मैंने अभी पूरी स्ट्रेटेजी सिखाई है, इसी स्ट्रेटेजी से आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। ठीक है, और जब मॉक टेस्ट सबमिट कर दोगे ना, उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, कि जितने भी क्वेश्चंस बाकी के बच गए थे या गलत हो गए थे उनको सॉल्व जरूर करना। आप इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कंटेंट वेस्ट मत करा करो अपना। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, जो भी आए हुए हैं, जो भी आपने छोड़ दिए थे या मुश्किल लगे थे या जो भी कारण में, जो भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं फिट बैठ रहे थे पेपर में करने लायक, उनको सबको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करो और एनालाइज करो। ये एक बड़ा जरूरी स्टेप है जो बहुत कम बच्चे फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट के जो हफ्ते होंगे ना बेटा, शुरू में तो आप खुद की एक बाउंड्री अपनी एक तैयार कर रहे हो, खुद की एक समझ पैदा कर रहे हो। ठीक है, बट लास्ट के जो हफ्ते होंगे ना, 5वां हफ्ता, 6ठा हफ्ता, आप कोशिश करो कि कुछ कुछ मॉक टेस्ट, सारे नहीं तो कुछ कुछ मॉक टेस्ट थोड़े से नॉइजी प्लेस पे दो। नॉइजी प्लेस से मेरा मतलब है कि आप मम्मी पापा सब, बहन भाई सब बैठे हैं, उधर ही बैठ के साथ में मॉक टेस्ट दे रहे हो। उनको बोल दो कि मुझे मत बुलाना, तुम और आपस में गप्पे वप्पे मारने हैं तो मार लो। ठीक है, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें आदत होती है अपनी लाइब्रेरी में मॉक टेस्ट देने की जहां बहुत शांति है, या अपने बंद कमरे में मॉक टेस्ट देने की जहां बहुत शांति है। एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर की आवाज कानों में आ रही है, एग्जामिनेशन हॉल में कोई घुसर पुसर बार बार कानों में आ रही है, कोई विस्परिंग साउंड्स बार बार आ रही हैं कानों में, और इवन आपके रूम के बाहर से भी आवाज आ रही है, और वो रहेगा, यू कांट चेंज दैट। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ये रहती हैं चीजें हमेशा। तो आपको उस हिसाब से उस सिचुएशन में भी लड़ने की आदत होनी चाहिए, बट सारा टाइम ऐसा करोगे तो अपनी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो लास्ट के 2 हफ्तों में कुछ कुछ मॉक टेस्ट में ये भी एक्सपेरिमेंट करके जाना, इससे तुम्हें फायदा मिलेगा। ठीक है, तो सेशन हम यहाँ पे अभी ये वाला कंक्लूड करने जा रहे हैं, एंड करने जा रहे हैं। मेरी तरफ से मैंने आपको बहुत कुछ बता दी है। हो सकता है कुछ कुछ चीजें रह भी गई हो जो मेरे इस समय ये सब स्ट्रेटेजी बनाते समय दिमाग में ना आई हो, वो मैं क्लासेस में बताता रहूंगा। जो वो चीजें मेरे दिमाग में आती रहेंगी, कुछ भी अगर पॉइंट दिमाग में आता रहेगा तो मैं डिस्कस करता रहूंगा। आप बस सीखो, और मैं आपको बोलूंगा सैटरडे सुबह 10 बजे जो क्लास है उसको सब अटेंड करो, क्योंकि जो मैंने ये चीजें बताई है ना पेपर अटेम्प्ट करने की, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा वहां पे। ठीक है, बस चलिए। इसके अलावा एक जो बच्चे सब्सक्रिप्शन
मेरी लेना चाह रहे थे, सिर्फ क्वांट पढ़ना चाह रहे थे बेटा, तो जितने भी मेरे मेंस के कोर्सेज हैं, जितने भी मेरे मेंस के कोर्सेज हैं, जो पुराने कोर्सेज हैं, जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जो पिछले 1 साल में हुए हैं, बहुत सारे कोर्सेज हुए हैं मेंस में, डेजी, द मैथ्स हीरो प्रो, इसके अंदर मैंने टॉपिक वाइज अरिथमेटिक मेंस पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा मेंस सेतु कोर्स, जिसके अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे कंटेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मेंस फर्स्ट कोर्स। उसके अलावा जो भी लेवल अप 2.0 मैंने नया कोर्स स्टार्ट किया है एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, आपको सारे के सारे मेरे नए पुराने और आने वाले सारे मेंस कोर्सेज की एक्सेस मिलेगी। फाउंडेशन कोर्सेज, इन सबको ना मैंने अलग अलग ना रख के, कई बच्चे क्या करते हैं अलग अलग खरीदते हैं, अलग अलग ना रख के मैंने इनको कंबाइन करके एक बंडल बना दिया, आप वो पूरा बंडल ले लीजिए, ठीक है। फाउंडेशन कोर्सेज जितने भी हैं मेरे, द मैथ्स हीरो 2025 वाला जो लेटेस्ट वाला कोर्स है, इवन जो 2026 से 27 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कोर्स है ये 2025 वाला कोर्स है। बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने हर फाउंडेशन को, हर बेसिक से बेसिक की चीज को पढ़ाया हुआ है। द मैथ्स हीरो 2024 वाला भी इसी में मिल जाएगा, 25 वाला भी इसी में मिल जाएगा, डीआई का बेसिक कोर्स भी इसी में मिल जाएगा, डीआई के जो मेंस वाली आपकी जो स्मार्ट बुक है वो भी इसी में मिल जाएगी। तो सारी की सारी जितनी भी क्लासेस है ना, उन सबके पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन की फीस मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दी है। तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक पे आप क्लिक करो। आप 6 महीने की लेना चाहो सब्सक्रिप्शन 6 महीने की ले सकते हो, 12 महीने की लेना चाहो 12 महीने की ले सकते हो, 24 महीने की लेना चाहो 24 महीने की ले सकते हो। फीस को तो मैंने कम कर ही दी है, साथ साथ ना इन ड्यूरेशंस को भी मैंने बढ़ा दिया, इन दोनों ड्यूरेशंस को, ठीक है। ये मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है ये फीस लगभग इतनी होगी, ये फीस लगभग इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये फीस शायद 1200 रुपए के आसपास है, ठीक है। तो ये फीस इतनी हो जाएगी। तो आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, अगर आपको लगता है आपको जरूरत है आप ले लो, ठीक है। और आप इस समय बहुत जरूरी चीज है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको जितना भी मैंने कंटेंट बोला है ना, सब कंटेंट की भरमार है वहां पे, मतलब बहुत ही ज्यादा कंटेंट है वहां पे। मतलब मेंस की आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, मेंस की चेकलिस्ट मिल जाएंगी, मेंस का बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप सॉल्व करके अपना आईक्यू बेटर करो, अपनी थॉट प्रोसेस बेटर करो। तो जो भी सारी चीजें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करो। पहली बार आप इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।